एग्जामायरा स्टडी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की बिल्कुल बुनियाद में उतर रहे हैं, मतलब वो नींव जहां पूरी भाषा की इमारत खड़ी है, वर्णमाला। हमारे सामने सीटेट और स्टेट टेट परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए कुछ बहुत ही सटीक नोट्स हैं और हमारा मिशन साफ है, इन स्लाइड्स में दिए गए हर एक बिंदु को परीक्षा के नजरिए से समझना, मतलब इस तरह से कि कोई भी सवाल छूट ना पाए। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। वर्णमाला को सिर्फ अ क ख की सूची समझना, ये तो इसकी सबसे बड़ी बेअदबी है। यह असल में हमारी भाषा की ध्वनि व्यवस्था का, आप कह सकते हैं, पूरा वैज्ञानिक खाका है, एक ब्लूप्रिंट। आज हम इसी ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियाद की बात करते हैं जिस पर ये खाका टिका है, भाषा, व्याकरण और लिपि। ये शब्द हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर परीक्षा के लिए इनका सटीक मतलब क्या है? बहुत सही सवाल है। देखिए, भाषा तो सीधी सी बात है, हमारे और आपके बीच जो हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान, यही भाषा है। लेकिन इस बातचीत को अनुशासित कौन करता है? वो है व्याकरण। अच्छा, मतलब ये भाषा का संविधान है? हाँ बिल्कुल, जो बताता है कि क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध। और लिपि, ये वो डिजाइन है, वो चिन्ह है जिनमें हम अपनी आवाज को कैद करते हैं। और यहीं पे परीक्षा के लिए पहला सीधा सवाल बनता है ना, हिंदी की लिपि कौन सी है? एकदम, और जवाब है देवनागरी। लेकिन सिर्फ नाम याद रखना काफी नहीं है। इसकी दो खासियतें हैं जो इसे वैज्ञानिक बनाती हैं। पहली, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, पर दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। बिल्कुल, अंग्रेजी की तरह नहीं, जहां पुट और बट का उच्चारण अलग है पर स्पेलिंग का पैटर्न एक जैसा लगता है। देवनागरी में ऐसी कोई दुविधा नहीं होती। ठीक है, तो नींव मजबूत हो गई। अब आते हैं आज के हीरो पर, वर्ण। इसे भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा गया है, मतलब वो आवाज जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे अ या फिर हलंत वाला क। और इन्हीं वर्णों का व्यवस्थित समूह है वर्णमाला। पर यहाँ आकर एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? मैंने कहीं 44 पढ़ा है, कहीं 49 और कहीं 52। सही क्या है? ये एक शानदार सवाल है, और यहीं से मतलब परीक्षा का असली खेल शुरू होता है। ये सारे आंकड़े अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन संदर्भ अलग अलग हैं। जब हम सिर्फ उच्चारण के आधार पर गिनते हैं तो 11 स्वर और 33 व्यंजन मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। अच्छा, ये बोलने वाली हिंदी है। हाँ, लेकिन जब हम लिखने की बात करते हैं, यानी मानकीकृत हिंदी की, तो उसमें संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और अयोगवाह भी जुड़ जाते हैं। तो फिर सबसे जरूरी सवाल, परीक्षा हॉल में हमें कौन सा आंकड़ा चुनना है? परीक्षा हॉल के लिए एक ही जादुई नंबर है, 52। ये 52 का आंकड़ा एक तरह से मानकीकरण है। भाषा तो एक बहती नदी की तरह है, पर परीक्षा एक पैमाना है। तो उस पैमाने पर 52 वर्णों को मानक माना गया है। इसलिए परीक्षा में कोई दुविधा नहीं, जवाब 52 ही होगा। तो ये 52 लोग कौन कौन हैं? इस परिवार में 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त और 2 द्विगुण व्यंजन। चलिए अब इस परिवार के हर सदस्य से बारी बारी से मिलते हैं। शुरुआत स्वरों से करते हैं। बिल्कुल, स्वर वो ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में हवा हमारे मुंह में बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। इन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, और मानक हिंदी में इनकी संख्या 11 तय की गई है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। लेकिन रुकिए, हमारी वर्णमाला की किताबों में तो हमेशा अंग और अह भी स्वरों के ठीक बाद लिखे होते हैं। अगर वे स्वर नहीं हैं, तो वे कौन हैं? क्या वो वर्णमाला के अतिथि कलाकार हैं? अतिथि कलाकार कहना बिल्कुल सही होगा। इन्हें ही व्याकरण में अयोगवाह कहते हैं। ये ना तो पूरी तरह स्वर हैं, न व्यंजन। ये हमेशा किसी स्वर के सहारे से ही आते हैं। इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं, मतलब जो बिना जुड़े ही साथ चलते हैं। अच्छा, तो अब इन 11 स्वरों के अंदर की दुनिया देखते हैं। इनके वर्गीकरण से बहुत सारे सवाल बनते हैं। पहला आधार है मात्रा, यानी उच्चारण में लगने वाला समय। हाँ, समय के आधार पर 3 भेद हैं। पहले हैं ह्रस्व स्वर। ये सबसे फुर्तीले हैं। इन्हें बोलने में बस एक मात्रा का समय लगता है। ये 4 हैं अ, ए, उ और री, और इन्हें भाषा के मूल स्वर भी कहते हैं। और दूसरे हुए दीर्घ स्वर। जी, इनमें
ह्रस्व से दुगुना समय लगता है। ये 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ओ, औ। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, ए, ओ, औ को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ये तो दिलचस्प है। मतलब ए शुद्ध स्वर नहीं बल्कि हाइब्रिड है। ये किन स्वरों का मिश्रण है? बिल्कुल, ये हाइब्रिड है। जैसे अ और ई की ध्वनि को मिलाएं तो ए बनता है, और अ के साथ ए को मिला दें तो ए बनता है। और तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। ये वो हैं जिन्हें खींचकर बोला जाए, जैसे किसी को दूर से पुकारने में सुनो। अच्छा, अब आते हैं दूसरे वर्गीकरण पर, जो जीभ के इस्तेमाल पर आधारित है। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है। अग्र, मध्य, पश्च। इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। आप जब ई बोलें, ई, तो महसूस करें कि आपकी जीभ का अगला हिस्सा ऊपर उठ रहा है। इसीलिए ए, ई, ए अग्र स्वर हैं। अब बोलिए अ। आप महसूस करेंगे कि जीभ बिल्कुल आराम की मुद्रा में बीच में है। इसीलिए अ अकेला मध्य स्वर है। इसे उदासीन स्वर भी कहते हैं। और पश्च स्वर? अब बोलिए उ या ओ। आपकी जीभ का पिछला हिस्सा सिकुड़कर पीछे की तरफ जाएगा। इसीलिए आ, उ, ओ, औ पश्च स्वर हैं। ये रटने की नहीं बल्कि बोलकर महसूस करने की चीज है। समझ गई। अब ये जो अगला वर्गीकरण है, विवृत, संवृत, ये वो शब्द हैं जो स्कूल में हमेशा सिरदर्द देते थे। अच्छा, और ये हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। इसे बस मुंह के दरवाजे की तरह देखिए। विवृत का मतलब है ओपन, यानी दरवाजा पूरा खुला। आप बोलकर देखिए, सिर्फ आ बोलते समय ही आपका मुंह पूरा खुलता है। तो आ इकलौता विवृत स्वर है। अच्छा, और संवृत का मतलब हुआ क्लोज्ड। बिल्कुल, दरवाजा लगभग बंद। ई, उ बोलकर देखिए, आपका मुंह बस जरा सा खुलता है। तो ई, उ संवृत हुए। और जो बीच के हैं वो अर्धविवृत और अर्धसंवृत हुए। स्वरों की कहानी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं व्यंजनों की। सही कहा। व्यंजन वो ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं ना कहीं रुकती या टकराती है। इसीलिए इन्हें हमेशा एक स्वर का सहारा चाहिए होता है। जैसे क आधरा है, जब उसमें अ जुड़ता है तब जाकर पूरा क बनता है। और इनका वर्गीकरण तो और भी ज्यादा विस्तृत है। शुरुआत स्पर्श व्यंजनों से होती है, 25 की संख्या में। हाँ, इन्हें स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जीभ मुंह के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करती है। इन्हें याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इनके 5 वर्ग: क, च, ट, त, प वर्ग। हर वर्ग का उच्चारण स्थान अलग है। स्पर्श के बाद आते हैं अंतःस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। इनके कुछ खास नाम भी हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, और ये नाम इनके काम से ही निकले हैं। य और व को अर्ध स्वर कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का है। अब र को लुंठित कहते हैं। लुंठित, इसका क्या मतलब हुआ? लुंठित यानी लुढ़कता हुआ। बोलकर देखिए, र। आपकी जीभ का अगला हिस्सा कांप कर लुढ़कता है। अरे वाह, जैसे कोई छोटी सी गेंद लुढ़क रही हो। हाँ, और ल को पार्श्विक क्यों कहते हैं? पार्श्व का मतलब होता है बगल या साइड। जब हम ल बोलते हैं तो जीभ सामने के मसूड़ों को छूती है और हवा दोनों तरफ यानी बगल से निकल जाती है। समझ गई। इसके बाद है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, श, श, स, ह। बिल्कुल, इनके उच्चारण में हवा मुंह में एक संकरे रास्ते से निकलती है जिससे घर्षण पैदा होता है और उसी से एक गर्मी का एहसास होता है। यहाँ ह सबसे खास है। इसे काकल्य वर्ण भी कहते हैं क्योंकि इसकी ध्वनि सीधे हमारे स्वर यंत्र से आती है। अब आते हैं संयुक्त व्यंजनों पर, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। मुझे लगता है कि इनकी बनावट वाला सवाल यूपी टेट का पसंदीदा सवाल है। कह सकते हैं। इनकी बनावट को समझना बहुत जरूरी है। क्ष बनता है आधे क और श से, त्र बनता है आधे त और र से। सबसे ज्यादा गलती ज्ञ में होती है। लोग इसे ज्ञ प्लस य समझ लेते हैं, जबकि ये आधे ज और ञ से मिलकर बनता है। और आखिर में ये दो नए मेहमान ढ, ढ, इन्हें द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त का मतलब है फेंका हुआ। इनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर मूर्धा को छूकर फिर झटके से नीचे आती है। बोलिए, सड़क, पढ़ना। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। ये तालिका तो वाकई पूरे अध्याय का निचोड़ है।
इसे अत्यंत महत्वपूर्ण कहा गया है, लेकिन इसे याद रखना सबसे मुश्किल होता है। क्या कोई पैटर्न है इसे याद करने का? बहुत बढ़िया सवाल। बिल्कुल एक क्रम है। आप कल्पना कीजिए कि ध्वनि आपके गले के सबसे गहरे हिस्से से शुरू हो रही है। सबसे पहले कंठ, गला, अ, आ, क वर्ग। फिर हवा थोड़ी ऊपर आती है और तालव्य, मुंह की छत का पिछला हिस्सा, ई, च वर्ग, य, श। अच्छा। फिर थोड़ा और आगे, मूर्धन्य, मुंह की छत का अगला हिस्सा, री, ट वर्ग, र, श। फिर हवा दांतों से टकराती है, दंत्य, त वर्ग, ल, स। और अंत में होठों से बाहर आती है, ओष्ठ्य, उ, प वर्ग। ये ध्वनि की एक प्राकृतिक यात्रा है। वाह, इस तरह से देखने पर ये एक लॉजिकल प्रोग्रेशन लगता है, रटना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और कुछ मिक्स एंड मैच वाले भी हैं, जैसे व, जो दंतोष्ठ्य है, मतलब दांत और होंठ दोनों से बोला जाता है। कहानी अभी बाकी है। अब आते हैं प्रयत्न पर। घोषत्व और प्राणत्व, ये शब्द फिर से थोड़े डरावने हैं। कंपन महसूस नहीं होगा। ये अघोष है। अब बोलिए ग। ग, अरे हाँ, एक जबरदस्त कंपन महसूस हो रहा है। ये सघोष है। बिल्कुल। हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष, और सारे स्वर भी सघोष होते हैं। ये तो कमाल की ट्रिक है। और प्राणत्व का क्या मतलब है? प्राण यानी सांस। आप अपना हाथ मुंह के सामने रखिए। अब बोलिए प। आपको हल्की हवा महसूस होगी। ये है अल्प प्राण। अब बोलिए फ। फ। हाँ, एक जोरदार हवा का झोंका महसूस हुआ। बस। यही है महाप्राण। ये कोई रटने वाली चीज नहीं, बल्कि आपके मुंह से निकलने वाली हवा की मात्रा का खेल है। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण और दूसरा चौथा महाप्राण। तो अघोष सघोष गले के कंपन का खेल है और अल्प प्राण महाप्राण सांस की हवा का। अब ये हमेशा के लिए याद रहेगा। अब चलते हैं आखिरी पड़ाव पर, जो अक्सर रैंक तय कर देता है, हिंदी शब्दकोश का क्रम। हाँ, ये सामान्य वर्णमाला के क्रम से थोड़ा अलग है। पहला नियम तो यह है कि क्रम की शुरुआत अ से नहीं बल्कि अंग या आ से होती है। फिर आह आता है और उसके बाद अ की बारी आती है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो संयुक्त व्यंजनों के साथ है ना? बिल्कुल। शब्दकोश कहता है कि क्ष, क्योंकि क प्लस श से बनता है, तो उसका हक क वाले परिवार में ही है। तो जब आप डिक्शनरी में क से शुरू होने वाले शब्द खत्म करेंगे, तो ख पर जाने से पहले आपको क्ष से शुरू होने वाले शब्द मिलेंगे। ये ऐसा है जैसे क का एक छोटा भाई क्ष है, जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। तो इसका मतलब त्र का क्रम त के बाद आएगा और ज्ञ का ज के बाद। ये तो बहुत बड़ी जानकारी है, खासकर जब शब्दकोश के क्रम में शब्द लगाने वाले प्रश्न आते हैं। एकदम सही। ये एक छोटा सा नियम है, लेकिन परीक्षा में अंक दिला भी सकता है और कटवा भी सकता है। तो आज हमने हिंदी वर्णमाला की पूरी वैज्ञानिक संरचना को परीक्षा के हर जरूरी नजरिए से समझ लिया। हमने वर्णों की सही संख्या 52 के पीछे का तर्क जाना, स्वरों और व्यंजनों के हर वर्गीकरण को सिर्फ रटा नहीं बल्कि महसूस किया। बिल्कुल। और उच्चारण स्थानों की यात्रा को समझा और शब्दकोश के छिपे हुए राज को भी खोला। ये सब जानने के बाद अब एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हमने वर्णों को अलग अलग करके उनके गुण धर्मों को सीखा, पर भाषा की असली शक्ति तो इनके मेल में ही है। अगली बार जब कोई शब्द पढ़ें या लिखें, तो क्या एक पल रुककर ये सोचा जा सकता है कि उस शब्द को बनाने वाले वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? वे अल्पप्राण है या महाप्राण? हर शब्द अपने आप में ध्वनि विज्ञान का एक छोटा सा चमत्कार है, जिसकी संरचना को आज हमने खोल कर देखा है। एग्जामायरा स्टडी ऑफिशियल